Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember, we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें और साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। हम बता दें कि इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमारे 3 टेलीफोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050। आप हमें इन नंबरों पर फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 डायल करें। आज स्टूडियो में चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, शरद। नमस्कार अमरीश, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेक। Government cuts windfall tax on petroleum crude to 6,700 rupees per metric ton. On Wall Street, the Dow gains 0.3% on cemented expectations of a pause in interest rate hikes this month. And snapping 2 weeks of losses, Brent crude oil futures surged 4.8% during the week. सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स यानी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 7,100 रुपये से घटाकर 6,700 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दिया। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी इस महीने न होने की संभावना के बीच वॉल स्ट्रीट में डाउ ने 0.3% की तेजी दर्ज की गई और कच्चे तेल के फ्यूचर्स मूल्य में 2 सप्ताह से चली आ रही गिरावट थमी। इस सप्ताह 4.8% की बढ़ोतरी दिखाई दी। और आज की पहली खबर, सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स यानी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 7,100 रुपये से घटाकर 6,700 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दिया है। इस आशय की अधिसूचना कल जारी की गई। यह कटौती आज से प्रभावी हो गई। इस अधिसूचना के अनुसार सरकार ने डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 5 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। We've got 2 callers online with us. First, we go to Yogesh in Delhi. Yogesh, a warm welcome. Thank you. नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि एक रिटेल इन्वेस्टर रिटर्न देखता है तो उसे कई तरह के रिटर्न दिखाई देते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है? CAGR, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज्ड रिटर्न। योगेश, अपने सवाल का पहला हिस्सा दोहराएंगे आप? जी, जो रिटर्न हमारे को दिखाई देते हैं और अलग अलग रिटर्न होते हैं, CAGR, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? एब्सोल्यूट रिटर्न्स और CAGR, उनमें फ़र्क क्या? अच्छा, जो ये हम लोग नॉर्मली जब किसी कंपनी का आकलन करते हैं, उसके परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स प्रयोग होते हैं। CAGR योगेश बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि कंपनी साल भर में या जिसका हम CAGR ले रहे हैं कि साल भर में उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। और कंपाउंडेड मतलब आप कंपाउंड समझते होंगे, जब हम जैसे उदाहरण के तौर पे ब्याज पर ब्याज लगाते हैं उसको हम कंपाउंडेड कहते हैं।
उसके अलावा आपने और भी नाम लिए, इनकी आवाज़ बहुत स्पष्ट मुझे नहीं आ रही थी, पर कुल मिला के हम किसी भी कंपनी का या किसी भी संस्था का किन्हीं भी आंकड़ों का जब आकलन करते हैं तो उसमें उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपने जितना निवेश किया है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, ये ROI होता है। CAGR मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक EBITDA होता है जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और अमोर्टाइजेशन कहते हैं, कि आपकी जो अर्निंग्स इंटरेस्ट टैक्स और कोई अमोर्टाइजेशन आपने एसेट का किया उससे पहले कितनी आ रही है। तो अलग अलग पैमाने होते हैं। मैं सलाह दूंगा योगेश के थोड़ी सी आपकी मेरे ख्याल साउंड में प्रॉब्लम था, तो आप इसमें से कोई भी टर्म आप पुनः पूछना चाहते हैं तो पुनः फ़ोन करिएगा इस हफ्ते, अगले हफ्ते, जब भी आपको सहूलियत हो। So, if we can, Sharad, talk about what's happening in the market, and mid cap and small caps continue to be doing good business. The rally continues to be there. What are the factors behind this, and will this rally continue? I think you're very right. The mid cap and small cap have done exceptionally well in the very subdued and a very, I would say, listless market in the recent few days. We saw that the market was hovering around between 19,000. We mostly talk of Nifty because Nifty has got 50 stocks. Right. So around 19,200 and 19,500 going up and down, but basically consolidating. However, the mid cap and small cap were doing exceptionally well, and this is because people were looking for bargain hunts. You know, when the market moves up, and which is primarily driven by large caps, then the mid cap and the small cap, they get left behind. So what happens is that the valuation becomes very, very attractive. You know, when I say valuations, I mean the PE ratio, I mean the book value, other fundamentals. So I think when the investors are looking for these bargain hunts, they found that there is more value as far as the appreciation of the stock is concerned in mid caps and small caps. And we saw them, and especially if we talk of the large caps, you know, some of the large caps like Reliance, HDFC, we saw that they came under beating for various reasons. You know, some of the reasons were international as well. Some of the reasons, although domestic, our own GDP numbers were very well. But to answer your question in very brief, Rajesh, it is because we were getting bargain deals in mid cap and small cap, and they were lagging behind in the recent past. Or if I put it in other words, they had not participated in the rally in the last few months when the market had moved from 16,800 and it almost kissed 20,000. So a huge run of 3,200 Nifty points, but the mid caps and small caps had not participated fully. So I think the mid caps and small caps are now trying to catch up with the large cap. And we saw that whenever the market fell in the last few days, it was primarily because of the large caps, taking a hammering for that matter. We have P.K. Banerjee from Delhi with us. Mr. Banerjee, a warm welcome. Please go ahead and ask your question. थैंक यू सर। शरद जी नमस्कार। नमस्कार बानाजी साहब। सर दो क्वेश्चन है जी। जैसे मेरे पास एफडी में मेरा पेमेंट बैंक में मेरे 25 लाख की एफडी लगी हुई है जी, क्या मैं इसको छोड़ के शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में चला जाऊँ? क्या कौन सा तरीका ठीक रहेगा? दूसरा छोटा सा सवाल और है, इक्विटी और निफ्टी और 50-50 में क्या चीजें होती है, हमें इसकी समझ नहीं है। बैनर्जी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मार्केट मंत्रा जो लोग सुनते हैं, राजेश, अमरीश, वो लोगों के मन में ये होता है कि कुछ तो ऐसा है शेयर मार्केट में जो लोग रातों रात पैसा कमाते हैं और बहुत जल्दी पैसा कमाते हैं, बहुत हायर। बल्कि जब ये एक दोस्तों के साथ बैठते हैं तो ये जिक्र आता है, अरे भाई तुम कितना रिटर्न लेते हो अपने 25 लाख पे, जैसे बैनर्जी साहब ने कहा कि मुझे उस पर कितना 6-7% मिलता होगा, सीनियर सिटीजन होंगे तो 8-8.5 मिल जाएगा, टैक्स वैक्स काट के क्या रह जाता है, वो 5-6% रह जाता है। तो उनको कभी कभी एनवी होती है शेयर मार्केट के उन ऑपरेटर्स के कि हम इसका हिस्सा क्यों नहीं है। और खासकर अगर मार्केट मंत्रा सुनते हैं तो फिर तो लगता है कि हमारे ऊपर हमको ज़रूर कैचअप करना चाहिए, हमें मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बैनर्जी साहब, आपके सवाल का मैंने ये भूमिका इसलिए बांधी क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये सवाल रहता है। तो मुझे लगता है बैनर्जी साहब, ये जो आपके सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो ये रिस्क एपेटाइट कितनी होती है किसी की, क्योंकि शेयर मार्केट, बैनर्जी साहब आप जानते हैं, जितना चैन की नींद आप एफडी में निवेश करके सोते हैं तो थोड़ी सी उस नींद में कमी आ सकती है क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। तो अगर आप इसकी पूरी जानकारी बैनर्जी साहब जब आप ले लें, पूरी तरह से इसको सीख लें, समझ लें, मार्केट मंत्रा को रेगुलर सुने, कुछ आप इंटरनेट पे तलाश करें, कुछ किसी एक्सपर्ट की मदद लें, तो जब आप पूरी ले लें तो कुछ हिस्सा अपने कुल निवेश का, मैं इनको सलाह दूंगा बैनर्जी से, आपको बहुत सटीक सलाह दूंगा कि मान लीजिए आपके पास टोटल पोर्टफोलियो 50 लाख का है, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के तौर पे, या 25 लाख का है, तो उसमें से आप 2-3 लाख से पहले शुरू करें।
सारे के सारे एफडी को तोड़ के मैं कहूँ कि आप शेयर मार्केट में लगा दें, वो मैं निजी तौर पर सलाह नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है और जितनी जल्दी इसमें कमाई होती है उतनी जल्दी ये हवा भी हो जाता है कई बार। तो इसलिए जब तक पूरी जानकारी ना हो, जब तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तो आप मार्केट मंत्रा को निरंतर सुना करें और उसमें आपको तरह तरह के टिप्स मिलते हैं, तरह तरह की जानकारी मिलती है। खुद भी जागरूक रहें आर्थिक जगत के बारे में, और जब कॉन्फिडेंस आने लगे तो आप 2-3 लाख से शुरू करें, और अगर आपको लग रहा है कि मुनाफा, और लंबी अवधि के लिए करें, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं राजेश और अम्बरीश की इजाज़त से बताता चाहूँगा जो सेबी से निकल के आया। टच अपॉन द SIPs इन म्यूचुअल फंड्स, इफ ही कुड गो देयर। मैं उसी पर आ रहा था इनका, क्योंकि इनके एक सवाल का और एक हिस्सा भी है, और बहुत ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल लाखों करोड़ों श्रोताओं के मन में होता है, तो मैं थोड़ा सा उस पर समय आपकी इजाज़त लेके दे रहा हूँ कि अभी सेबी का आंकड़ा आया। सेबी ने बताया जो लोग F&O का काम करते हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्रकार, बहुत बड़ा तबका है देश का जो F&O में काम करता है। आपको हैरानी होगी, विदेशी संस्थागत निवेशक भी F&O में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं। उनका आया कि अगर आप बगैर एक्सपर्टीज और उसके कर रहे हैं, बगैर डिसिप्लिन के, तो 85 से 90% लोग F&O में पैसा गवा देते हैं। यानी कि सक्सेस रेट 10 से 15%, अगर मैं इसको दूसरी तरह से बोलूं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रख रहे हो, बहुत कठिन होता है। तो इसलिए बैनर्जी साहब सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। SIP का, जिसका राजेश ने जिक्र किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड का रूट भी ले सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल मार्केट के लिए नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, पहले आप थोड़ा म्यूचुअल फंड का स्वाद चखें, उसके बाद आप स्वयं उसमें छलांग मारें। आपने पूछा था निफ्टी 50 क्या होता है। 50 स्टॉक्स ऐसे हैं बैनर्जी साहब जो कि निफ्टी जिनको बोला जाता है, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है उसको निफ्टी बोलते हैं, उसमें 50 स्टॉक्स हैं। उनका संवेदनशील सूचकांक है, मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश कर रहा हूं उसको। और ऐसे ही सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं, तो इनकी मूवमेंट और इनकी वेटेज पे ये निफ्टी ऊपर और नीचे जाता है। बैनर्जी साहब बहुत अच्छा सवाल था, और आप ऑब्जर्व करें, और अगर जब आपको हिम्मत आए, आपका रिस्क लेने की एपेटाइट हो, तो थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड के जरिए, और उसके बाद आप इसमें बेशक छलांग मारें जब आपके पास पूरी जानकारी आ जाए। जी, और मुंबई से हमारे श्रोता आशीष लाइन पे हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मुझे पूछना था कि ये स्मॉल केस क्या होता है इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज स्मॉल केस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड और फास्ट, मतलब अगर ये मुझे एक रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितना मिनिमम अमाउंट है, और व्हिच कंपनी ऑफर दिस, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू चूज स्मॉल केस। थैंक यू। आशीष, स्मॉल कैप का मतलब होता है जो कंपनीज, एक टर्म हम यूज करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप बोलते हैं। मार्केट कैप कैसा निकाला जाता है मैं बता देता हूं आपकी भी और बाकियों की जानकारी के लिए, कि जो शेयर प्राइस होती है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैप निकल आता है। स्मॉल कैप वो होते हैं जो 5,000 करोड़ तक जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप। मिड कैप 5 से 20,000 तक, और 20,000 से ऊपर फिर हम लार्ज कैप कैटेगरी में कर देते हैं। तो स्मॉल कैप 2 कंटेस्ट में यूज होता है आशीष, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि पहला, जब आप इन स्मॉल कैप कंपनीज में, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे शुरू में जब इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो जो सीधा उन कंपनीज में आप निवेश करते हैं तो आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करें। पर आपका जो आपके क्वेश्चन का एक हिस्सा था उससे मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि आप स्मॉल कैप किस तात्पर्य से पूछ रहे हैं। आप शायद स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। तो ये वही फंड्स हैं आशीष जिनमें ये म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड AMC उन कंपनीज में लगाती है जिनकी 5,000 करोड़ से मार्केट कैप नीचे होती है। अभी हाल में स्मॉल कैप्स में, अभी हम मिड कैप की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये थोड़ी छोटी कंपनीज होती हैं, इनके ऑपरेशंस छोटे होते हैं, इनकी टर्नओवर भी कम होती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई इनके बंद होने का डर जल्दी होता है, या जितने छोटे में आप इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी हो जाती है कंपनी तो बड़े निवेशक जुड़ जाते हैं, ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। उस कंपनी का एक पुरानी कहावत मुझे याद है कि हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहता ही रहता है, हम याद है बचपन में बोला करते थे। तो बड़ी कंपनी कितनी भी छोटी होगी, कंपनी रहेगी, पर बहुत छोटे आप लेंगे तो थोड़ा सा स्मॉल कैप में रिस्क रहता है, पर स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आशीष अब आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप इन प्रिंसिपल समझ आ गया होगा, और आप अब इस जानकारी के अनुसार अपना निवेश का निर्णय लेंगे। Sure, it's said that large caps if you invest in, and it's pretty good to do that because you make more profits there. Well, if you see the last few days,
you may not agree to your statement because last few days large caps have taken a I huge. asked you the question a while back. Okay? Exactly, because they have taken a huge beating. Whereas large caps are considered to be relatively safe. They carry more weightage in the Sensex and Nifty. However, it is said that the returns generated by large caps are also relatively less. See, higher the risk, higher the return. The principle in the world of investment, lower the risk, lower the investment, or lower the investment, lower the risk. So therefore, what I would suggest is that you should balance your portfolio. That if suppose you want to invest 1 lakh, you can maybe park half of it in large cap, a relatively safer bet, and let's say the rest of the 25% in small cap and mid cap. That's what ideally we recommend. But then large caps do give sometimes, if the Nifty or Sensex jumps, if there is big news, their movements are also very quick in large caps sometimes. Yes. और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे मौजूद है। रत्नाकर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो रत्नाकर जी, ये आपके शोर बहुत आ रहा है, अगर आप अपना ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो उसका थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। रत्नाकर जी तो ऐसा लग रहा है आज किसी हवाई अड्डे पे बैठ के सवाल We go to the next caller now. तो बेंगलुरु से हमारे श्रोता NR प्रसाद जी मौजूद हैं। प्रसाद साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। Good evening, Market Mantra. Good evening, Prasad sir. Good evening, Mr. Sharad Kohli. Good evening, sir. Kohli ji, 2 questions. Ji. One is about the GDP. Yeah. See, Q1 GDP, Morgan Stanley says 6.4. Yeah. Moody says 6.7. Yeah. Bank of America says 6.3. If you take the average, it's 6.5. Yeah. I would like to know how much GDP can we end up as we proceed further, maybe financial year for the 23-24. Okay. What would be the likely? My second question is, manufacturing PMI index has been for the month of August is 58.6. Yeah. In fact, it is a very good, probably the highest in the last 3 years. Yes, it is. I would like to know on which manufacturing sectors was more, and can we invest in those sectors? Okay. These are my 2 questions. Thank you, Mr. Kohli. Very good question. In fact, your first question is not just interesting but quite amusing as well, because I remember Mr. Prasad said that Moody's said so much, Reserve Bank said so much, Government of India said so much, American. What do you say? So I'm glad you're giving us the position which is equivalent to Moody's or Fitch or probably Standard & Poor. Mr. Prasad, jokes apart, I think I totally agree with the ratings. The average 6.5. I feel that the Indian economy right now is in a very, very robust position, and it has the potential and capability to grow. However, having said that, because we are in an election year, and we are anticipating the election in the year 2024, hopefully. So what happens is that when the elections come, we all know about the model code of conduct, Achar Sanghita jisko bolte hain. So what happens is there is a policy freeze which comes by constitution on us. I mean, you're not allowed to announce new policy, which means the government expenditure, which is one of the engines of the economy, that slows down. And one of the key drivers of the GDP in the recent past has been the government expenditure push, the big push which the government has given. We've seen roads, we've seen airports, we've seen ports, we've seen highways, we've seen so many welfare projects going across the country, which was a huge push given by the government. So there is a chance that GDP may slightly slow down in the second half. RBI feels that way too. But overall, even 6.5% to 7% for our country in this gloomy atmosphere around the world is a very, very remarkable number. So therefore, I feel that it is very good. You asked about PMI as well. Yes, I think the sectors to look at. Yesterday was 1st of September, I remember, and we saw the automobile numbers all-time high. I mean, the number of vehicles sold. So real estate. Let me name a few sectors. Real estate, automobile, we talk of pharmaceuticals, we talk, even IT sector started improving. So therefore at this, FMCG also did pretty well, except from, we are expecting, if the inflation remains high, from the rural side, FMCG may be subdued. But I would name these sectors: FMCG, automobile, real estate. These are even banking, although that's not part of PMI, but even banking you can look at, Mr. Prasad. So these are some of the sectors which you can look at in the time to come, but make sure that keep a long-term view, Mr. Prasad, while investing, which we inform all the listeners. From Kolkata, we are joined in by Atanu. A warm welcome. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening. Sir. Sir, my question is,
as a matter of finance, what is capital and why we do invest capital market of India? Thank you. Okay. What is capital? Well, capital is one of the factors of production. If you remember in your commerce studies, when you study commerce and the factors of production are taught to you, that what are the factors which contribute to lead up to production. I think capital is one of the foremost in terms. Capital is the money basically, Mr. Atanu, which you need to start any business. Capital is the fund which you need to basically get started as far as the business is concerned, which is why stock market is called capital market, because that's how companies raise money. So a platform where companies raise money for doing business and for rewarding its shareholders later is called capital, and that's why they are called capital market. And I think we at Market Mantra, it is, if I give a full name to Market Mantra, I will call it Capital Market Mantra. So at Market Mantra, we breathe in capital, breathe out capital at all times, including the market. So and that's why we have capital gains and all. Executively, capital gains, of course, capital is used in other contexts also. Like, for example, we are sitting in the capital of the country and doing this show. Capital is also used for, as Rajesh rightly said, for determining your gains made on the large assets. So capital sometimes is used for assets as well. Yeah. और हमारे श्रोता योगेश फिर से हमसे जुड़ चुके हैं। योगेश जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर माफ कीजिएगा, जो मैं अभी मुझे आवाज साफ नहीं सर जी। मेरा सवाल था, एज ए इन्वेस्टर जब हम अपनी रिटर्न लिखते हैं तो एनपीएस में XIRR करके दिखाता है, अच्छा, और कहीं पे एनुअलाइज या एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाता है। अच्छा, तो उसमें क्या डिफरेंस है सर? और जो आशीष जी का सवाल था वो शायद स्मॉल केस को लेकर के था, वो स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस? स्मॉल किस पे था? स्मॉल गेट पे था। एनीवे, आपने एनपीएस से आप पूछ रहे थे कि अब स्पष्ट हो गया कि आप क्या पूछना चाहते थे। जो एनुअलाइज एब्सोल्यूट यील्ड होती है योगेश, जब भी आप एनपीएस में, आपको पता होगा एनपीएस कैसे फंक्शन करता है। जो ट्रस्ट बनी होती है वो आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग किस्म की सिक्योरिटीज़ में, जिसमें बहुत सारी कुछ ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो उनकी जो और ये यील्ड क्या होती है योगेश की, ये फ्लक्चुएट करती रहती है। तो हम एब्सोल्यूट टर्म जब यूज़ करते हैं जब एक पॉइंट पे आकर वो रुक जाए कि असल में हमारी कितनी यील्ड आई। तो आपको पता होगा, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हैं वो 6.7 थे, 6.73, 6.71, इस प्रकार से वो वेरी करते हैं। जब हम उसको, अब जब आपने उसका यील्ड निकालना है तो हम उसको अब हम बोले कि साल में कितना रिटर्न आया, तो हम ये नहीं बोलेंगे 6.71 भी आया, 7.3 भी आया, 7.5 भी आया, 6.9 भी हो गया। हम बोलेंगे कि एनुअलाइज्ड एब्सोल्यूट रिटर्न। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना था, यानी कि अगर एक नंबर निकालें उसका तो उसको एनुअलाइज उसकी यील्ड कितनी थी। ये हम इसलिए प्रयोग करते हैं योगेश, क्योंकि जो निवेश किया जाता है एनपीएस के कॉर्पस का, वो अलग अलग फंड्स में अलग अलग समय पर किया जाता है। तो उसका एक नंबर निकालने के लिए, जिससे कि निवेशकों को वो समझ में आ जाए। जी। On Wall Street yesterday, key indices ended mixed after a jump in unemployment cemented expectations of a pause in interest rate hikes this month. So the Dow Jones Industrial Average gained 116 points or 0.3% to 34,838. The S&P 500 added just 8 points to close at 4,516. But the Nasdaq shed mere 3 points to 14,032. The US Labor Department's report showed the August unemployment rate rose to 3.8% while wage growth slowed. The US employers added a solid 187,000 jobs in August in a sign of a still resilient labor market. और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर जी हमारे साथ हैं। रत्नाकर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि जो अभी विंडफॉल टैक्स के बारे में बता दिया, जी जी, वो जो कम जो होता है कभी कभी बढ़ जाता है, उसका फर्क अपने शेयर में क्या होता है? चलिए, आपकी हालांकि आवाज़ बाद में शेक करी थी पर मुझे समझ आ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। विंडफॉल टैक्स बढ़ाया और घटाया जब जाता है रत्नाकर जी, तो वो आपको पता होगा कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, सरकार ने कुछ समय पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था और इससे शेयर प्राइसेस पे ये फ़र्क पड़ता है कि जो जब विंडफॉल टैक्स बढ़ जाता है तो खासकर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं
उन लोगों का जो मुनाफा होता है उस पर इसका सीधा सीधा असर होता है। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा तो उनको टैक्स देना है। विंडफॉल टैक्स आप और हम नहीं देते हैं। विंडफॉल टैक्स जो है वो ऑयल सेक्टर से जो कनेक्टेड जो कंपनीज हैं वो देती हैं। तो जब ये घटता है तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि जिस दिन विंडफॉल टैक्स घटता है उस दिन OMCs की शेयर प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और जिस दिन ये अब जैसे अब आपको बढ़ा हुआ आया है जो अभी हमने न्यूज़ में अनाउंस किया, तो आप मंडे को देखेंगे कि OMCs के शेयर शायद थोड़ा प्रेशर में आ जाए इसके कारण। तो ये इसका रत्नाकर जी इम्पैक्ट होता है। Prem Pujari is with us from Delhi. A warm welcome. Please ask your question. हेलो, नमस्कार जी सर, पूरी टीम को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जी, सवाल पूछें अपना। सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया 50 लाख के लिए। वो कहते हैं कि आप RIT नहीं होती। तो सर इसके बारे में ये बताइए कि आज की न्यूज में ये देखा गया 538 करोड़ के लिए आज उनको पकड़ा गया। तो इन लोगों को इतना लोन मिल जाता है और हमें 50 लाख तक नहीं मिलता, ऐसा क्या गलती है? अच्छा, चलिए प्रेम पुजारी जी, पहले तो आपके नाम की मुबारकबाद। आपका नाम मुझे एक पुरानी फिल्म का याद दिलाती है, बहुत ही लुभावना आपका नाम है। ये सच है, कई दफ़े प्रेम पुजारी जी के लोन जो जेन्युइन लेने वाला होता है, कई दफ़े वो कागजात पूरे नहीं दे पाता और वो कई दफ़े जानकारी पूरी इकट्ठी नहीं कर पाता। जो क्राइटेरिया होता है बैंकों का या लेंडिंग एजेंसी का वो पूरा नहीं कर पाता। उस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक ईमानदारी से काम करने वाले हैं, लोन लेने वाले, और हमको लोन नहीं मिल रहा। जबकि सुनने में आता है कि कुछ लोग बड़े स्तर पर लोन की गड़बड़ करके और वो कुछ तो देश से चले गए हैं। तो ये बात आपकी कुछ हद तक सच है, पर मैं आपको सलाह दूंगा, अगर हम एक जनरल बात ना करके स्पेसिफिक बात करें प्रेम पुजारी जी, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किस प्रकार का लोन था, आपने कहाँ अप्लाई किया था, आपने क्या कागजात लगाए थे और उसका क्राइटेरिया क्या था। या तो आप हमें ये जानकारी दें, अगली बार फ़ोन करके बताइएगा, तो आपको मैं ही यहाँ पर बता दूंगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, और कौन सी वो संस्था है। उसके कंप्लेंट करने का भी अब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बड्समैन, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन की साइट है जहाँ पर आप जाके कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो जब तक प्रेम पुजारी जी पूरी जानकारी दे देंगे, ऐसे जनरल में तो बात करना इसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। जी। Snapping 2 weeks of losses, global crude oil prices ended the week at its highest in over half a year, buoyed by expectations of tightening supplies. So the Brent crude futures ended the week at $88.49 a barrel, surging 4.8% during the week. The US crude futures zoomed 7.2% during the week to close at $85.02 a barrel. और मुंबई से हमारे श्रोता हसमुख जी मौजूद हैं। हसमुख जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? Yeah, good evening. What is the outlook for market for the next 3 months now from here? Thank you. Okay, that's an interesting question, Hasmukh ji. I was waiting for somebody to be asking that. I think the market is in a very, very delicate phase, I would say, because if we talk of Nifty, we are still hovering between 19,000 and 19,500. The highest was almost 20,000, a tad away from 20,000. I think the market, because the Indian economy is very robust, and Indian economic parameters are coming to be very, very healthy. So as far as the domestic factors are concerned, Mr. Hasmukh, we should technically be in a bull run. But having said that, the international factors, Mr. Hasmukh, do not seem to be very, very favorable. So we've seen, sometimes when, like we were reading the opening news item, Rajesh was reading, on one day, it seems that the Fed may not raise the rate, it'll take a pause the market, right? On the other day, some Jackson Hole or some other conference happens, and we come to know that they might raise the rate because they are concerned about the inflation. So I think it's been a very dilly-dallying kind of a situation internationally. So there are two opposite things, Mr. Hasmukh. Domestic factors very strong, but Indian stock markets do not just react to domestic factors. We have to take the global outlook. So the global outlook, Mr. Hasmukh, is very, very delicate. So I think, as per me, the markets will be, basically they will be going on news flow, because market has run quite a bit. From here on, we need some very big news for market to really go into a bull run. But the chances of the market going down because of international factors also seem to be very, very strong. So you need to be careful. And how sustainable is the 7.8% GDP growth
that has been there in Q1? Very, very briefly. I think the monsoons have been patchy. You know, we've seen the El Nino effect, 30% deficit in rainfall in August. So I think the quarters to come may be slightly moderate than the जी current one. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, thank you. Before we close the headlines once again, government cuts windfall tax on petroleum crude to 6,700 rupees per metric ton. On Wall Street, the Dow gains 0.3% and snapping 2 weeks of losses. Brent crude oil futures surge 4.8% during the week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.